गांव के छोर पर रहता था हरिराम। हरिराम गांव का सीधा सादा किसान था जिसने जिंदगी भर हल चलाया, मगर किस्मत की मार से कर्ज में डूब गया। साहूकार भैरव सिंह का उधार उस पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी भोली भाली पत्नी गौरी थी जो हर बात पर भगवान का नाम लेती थी, और उनका एक जवान बेटा गोपाल जो गांव भर में अपनी मेहनत और जिद के लिए जाना जाता था। उस दोपहर सूरज सिर पर चढ़कर तप रहा था। घर के आंगन में हरिराम अकेले खाट पर बैठा था और थोड़ी दूर उसकी पत्नी गौरी चावल का बीट साफ कर रही थी, पर उसकी निगाहें बार बार हरिराम पर जाकर अटक रही थीं। थोड़ी देर बाद वो रामलाल से कहती है, काहे इतना माथा पकड़े बैठे हो जी, सब राम जी संभाल लेंगे। अरे भाग्यवान, अब भगवान कब तक संभालेंगे। अब तो भैरव सिंह हर रोज दरवाजा खटखटाता है, बोलता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। बेटवा रोज पसीना बहा रहा है खेत में, तो इस बार खेती तो ठीक होगी, उसमें से सब चुका देंगे। खेती से कर्ज चुकता होता तो गांव का आधा किसान आज सड़क पर भीख मांगता ना होता। तभी दूर से कदमों की आवाज आती है। भैरव सिंह आता दिखता है। सफेद चमकती धोती कुर्ता और चेहरे पर अकर, आंखों में तिरस्कार। अरे वो हरिराम कहाँ छुपा बैठा है रे तू? हरिराम घबराकर खाट से खड़े होकर भैरव सिंह से हाथ जोड़ता है। भैरव सिंह जी प्रणाम। प्रणाम छोड़, मेरा रुपया कहाँ है? कब से कह रहा हूँ उधारी उतार या फिर खेत मेरे हवाले कर। भैरव सिंह जी थोड़ी मोहलत और दे दो, इस बारिश ने धोखा दे दिया है, फसल चौपट हो गई है। अगली बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। क्या रे हरिराम, तेरा ये अगली बार सुनते सुनते मेरे कान पक गए। गरीब की जुबान से निकली कसम ज्यों की त्यों टूट जाती है। सुन ले, अगर अगले महीने तक रुपया नहीं मिला तो तेरे खेत पर मेरा झंडा गाड़ दूंगा। आस पड़ोस के 2-3 गांव वाले भी चौपाल से लौटते लौटते हरिराम के आंगन पर रुक गए और तमाशा देखने लगे। हरिराम शर्म से गर गया। तभी अंदर से गोपाल निकला। चौड़े कंधे वाला जवान लड़का, माथे पर पसीना चमक रहा था, शायद खेत से सीधा आया था। भैरव सिंह काका, इतना ताना मार मार के काहे बापू को रुलाते हो? खेत नहीं बिकेगा, ये बात आप गांठ बांध लो। भैरव सिंह गोपाल की ओर घूरते हुए बोला, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है, अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। गोपाल ने दांत भींच लिए और भैरव सिंह को कहा, जब तक मेरी सांस है खेत की एक टुकड़ा मिट्टी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। पसीना बहा दूंगा लेकिन खेत नहीं दूंगा। गौरी रोने लगी। हरिराम चुप खड़ा रहा। भैरव सिंह मुंह बिचकाकर बोला, ठीक है छोरे, देखता हूँ तेरी मर्दानगी। महीने भर में कर्जा वापस ना हुआ तो तेरे खेत पे मेरा हल चलेगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसता हुआ बाहर चला गया। गांव वाले भी खुसुर फुसुर करते हुए चले गए। आंगन में सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई हो। गौरी ने रोते हुए गोपाल से कहा, बेटा इतनी जोश मत दिखा, तेरे बापू पहले ही टूट चुके हैं, कर्जा बड़ा भारी है बेटा। अम्मा चिंता मत कर, तेरे हाथ की कसम, खेत हमारी इज्जत है, इसे कोई नहीं छीनेगा। मैं दिन रात काम करूंगा, भले ही तन टूट जाए। हरिराम की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते डरते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा कसम मत खा, जिंदगी बड़ी बेरहम होती है। खेती आज है कल बर्बाद हो सकती है। कर्ज बड़ा भंबर है, इसमें अच्छे भले डूब जाते हैं। गोपाल ने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा, बापू तुमने जिंदगी खेतों में गुजारी है, अब मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। खेत मेरा भी है, पसीना मेरा भी गिरेगा। गौरी आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, अजी देखो ना छोरा कैसा बोल रहा है, इसका हौसला देख भगवान जरूर राह निकालेगा। हरिराम बिना कुछ बोले चुपचाप खाट पर बैठ गया। उस रात पूरा घर चुप रहा।
गोपाल आंगन में चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसके मन में भैरव सिंह का ताना गूंज रहा था। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है, अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। गोपाल ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, औकात दिखाऊंगा भैरव सिंह। जिस खेत की मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ हूँ वो मेरी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। गोपाल की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में आग भी जल रही थी। दूसरे दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गोपाल हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत के मेड़ पर ओस अभी भी चमक रही थी। बैलों की रस्सी थामे वो मन ही मन भैरव सिंह की बात याद कर रहा था। खेत में पानी की कमी साफ दिख रही थी। गोपाल ने बैलों को जोतते हुए हल जमीन पर चलाया। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर जिद साफ छलक रही थी। वो हल चलाते हुए खुद से बोलने लगा, जितना पसीना बहाना पड़े बहा दूंगा, लेकिन बापू का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अब कर्ज उतार कर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद गांव के 2 आदमी वहां से गुजरे। चौपाल की ओर जा रहे थे। खेत में गोपाल को हल चलाते देखा और वहां रुक गए। अरे देखो तो, ये हरिराम का छोरा सोचता है अकेले मेहनत से साहूकार का कर्जा चुक जाएगा। काफी बड़े सपने देख रहा है। हाँ, जवान खून है, जोश में है। 2-4 दिन हल जोतेगा, फिर समझेगा कर्जा खेती नहीं, पूरा पहाड़ है। दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। गोपाल ने सब सुना, मगर बिना कुछ बोले हल चलाता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पसीने के साथ आंसू भी मिट्टी में मिला दिए। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा, मिट्टी तपने लगी, बैल भी हांफने लगे। गोपाल ने बैलों को तालाब की ओर मोड़ा, पानी पिलाया, खुद भी किनारे बैठ गया। तभी गांव का उसका दोस्त किशन वहां आया। अरे गोपाल, तू तो पागल हो गया है। सवेरे से खेत जोत रहा है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो गिर जाएगा। किशन, अब आराम का समय नहीं है। खेत ही तो सब कुछ है। जब तक ये खड़ा रहेगा बापू की इज्जत बची रहेगी। तेरी जिद है भाई, मैं तो तेरे आगे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सुन, साहूकार भैरव सिंह यूं छोड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। हाँ, फंसे होंगे और लोग, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। देख लेना, ये फसल ही मेरी ढाल बनेगी। शाम होते होते गोपाल खेत से लौटा। उसका पूरा शरीर मिट्टी और पसीने से सना था। गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। अरे बिठवा, तू पूरा दिन धूप में जल गया। दोपहर को खाना खाने घर आ जाता तो अच्छा रहता। गोपाल ने मुस्कुराने की कोशिश की और गौरी से कहा, अम्मा, पेट की आग तो थोड़ी देर दब सकती है, लेकिन मन के अंदर जो आग लगी है वो तो जब फसल आएगी तभी बुझेगी। तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटा, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, इतनी जान मत खपा। डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अगर मैं गिर भी पड़ा तो खेत की मेड़ पर ही गिरूंगा, मगर अब हार नहीं मानूंगा। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। गांव वाले रोज गोपाल को खेत में जोतते हुए देखते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। एक दिन दोपहर में भैरव सिंह खुद खेत पर आ पहुंचा। उसने गोपाल से कहा, अरे गोपाल, बड़ा जोर लगा रहा है रे। सोचता है ये मिट्टी तुझे रुपया बना देगी, लेकिन सुन, ब्याज दिन पर दिन बढ़ रहा है। फसल होगी भी तो आधा तो मेरे ही घर आएगा। गोपाल ने हल छोड़कर भैरव सिंह की ओर देखा। काका, रुपया आपका है, लेकिन मेहनत मेरी है, खेत मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इसे नहीं छीन सकता। देख लूंगा छोरे, मर्द बन रहा है। याद रख, महीने भर बाद तेरे खेत पे मेरी फसल होगी। गोपाल दाग भेजते हुए बोला, काका, मैंने कसम खाई है, खेत पर हल चलेगा तो सिर्फ मेरा, और पसीना बहेगा भी मेरा। ये मिट्टी मेरे बापू की है, इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगा मैं। भैरव सिंह ने घूर कर गोपाल को देखा और चला गया। रात को आंगन में हरिराम खाट पर बैठे थे। गौरी पास में रो रही थी। मुझे डर लग रहा है।
हमारा छोड़ा पागल हो रहा है। ना जाने खेत उसका सहारा बनेगा या जाल। अब तो भरोसा इसी पर है। तुम देख नहीं रहे, हमारे छोरे की आंखों में आग है। शायद भगवान इसी के हाथ से कोई चमत्कार करवाएंगे। गोपाल भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। उसने पिता के पास आकर कहा, बापू, तुम हिम्मत हार रहे हो, मगर मैं नहीं हारूंगा। उसने आपका अपमान किया है, इसीलिए अब मैं भैरव सिंह की हंसी जरूर मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसा सुनकर हरिराम की आंखें छलक पड़ी। वो कुछ नहीं बोले। अगले ही दिन से गोपाल ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह सूरज उगने से पहले ही उठना, बैलों से खेत को जोतना, पानी से सिंचाई करना, खेत के मेड़ दुरुस्त करना, सब कुछ अकेले करता। गांव वाले अब मजाक से ज्यादा हैरान होने लगे। ये छोरा तो सच में दीवाना है। दिन भर खेत में पड़ा रहता है, कहीं सचमुच फसल कुछ कर गई तो। दूसरा आदमी चुप रहा। गोपाल की मेहनत अब ताने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। गोपाल खेत के मेड़ पर बैठा था। तभी किशन फिर आया। भाई, तुझे देख के गांव वाले अब बातें बदलने लगे हैं। लोग कह रहे हैं अगर मेहनत का फल मिलता है तो तुझे जरूर मिलेगा। गोपाल थकान से मुस्कुराया। किशन, यही तो मेरा यकीन है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। देख लेना, ये खेत हमें हरा भरा करेगा। शाम को गोपाल मिट्टी से सना हुआ घर लौटा। रात को गौरी ने उसको खाना परोसा और वहीं पास बैठ गई। गोपाल को धीरे से कहा, बेटा, भगवान तेरा साथ दे। तूने खेत की कसम खाई है, तो अब हम सब तेरे साथ हैं। गोपाल की माँ की आंखों में देखकर गोपाल ने कहा, अम्मा, यही हौसला चाहिए। देखना, खेत लहलहाएगा और बापू का सर भी जरूर ऊंचा होगा। हरिराम खाट पर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल में अब थोड़ी सी उम्मीद की लौ जल उठी। दूसरे दिन गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग और गांव वाले इकट्ठा हुए। साथ ही गांव का सरपंच और भैरव सिंह साहूकार भी वहां था। हरिराम, उसकी पत्नी और गोपाल भी वहां आ पहुंचे। भैरव सिंह बीच में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, हरिराम का कर्जा सिर चढ़ गया है। अब पंचायत ही तय करे, या तो वो रुपया दे या उसका खेत मेरे नाम लिखे। हरिराम का कर्जा सिर चढ़ गया है, अब पंचायत ही तय करे, या तो वो रुपया दे या उसका खेत मेरे नाम लिखे। हरिराम सर झुकाए खड़ा था। गौरी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपाल पास ही खड़ा था। हरिराम, ये क्या है? तुमने सचमुच अब तक रुपया नहीं चुकाया? हरिराम का गला सूख गया। उसके गले से शब्द नहीं निकल पाए। अरे सरपंच जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है? पूरा गांव जानता है ये खेत अब भैरव सिंह का ही होगा। आज तक साहूकार का कर्जा कौन चुका पाया है? मीर में हल्की हंसी फुसफुसाहट हुई। ये सुनकर गोपाल गुस्सा होकर तेज आवाज में कहने लगा, चुप रहो सब। खेत अभी भी हमारा है। जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई इसे नहीं छीन सकता। भैरव सिंह उसकी ओर घूरते हुए सबको कहने लगा, अरे सुन रहे हो सब? छोरा बहुत बहादुरी झाड़ रहा है। कहता है कि खुद को बेच देगा मगर खेत नहीं देगा। हाँ, बेच दूंगा मगर खेत नहीं दूंगा। खेत मेरी माँ है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से गोपाल को देखने लगे। उस रात गोपाल और भी ज्यादा टूट चुका था, मगर जिद कम नहीं हुई। गांव वालों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वो देर रात को ही खेत पर चला गया। चांदनी में अकेले हल के पास बैठ गया और खुद से ही बुदबुदाने लगा, सब हंस रहे हैं मुझ पर, लेकिन देखना, यही लोग एक दिन मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, खेत, बैल, हल और पसीना। मगर अब थकान और बढ़ गई थी। गोपाल खेत के मेड़ पर गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। उसी वक्त गौरी खेत पर पहुंची। बेटे को मिट्टी से लथपथ पड़ा देखा तो जल्दी पास आकर फूट फूट कर रोने लगी।
हाय दैया, बिटवा उठ, तेरे ऊपर कर्जा है, बोझ है, पर तू जान मत गवा। हम भूखे रह लेंगे मगर तुझे खो नहीं सकते। गोपाल ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होंठ सूख गए थे। वो धीरे से बोला, अम्मा मैं हारूंगा नहीं, अगर गिरा भी तो खेत की मेड़ पर ही गिरूंगा। अब गांव में बातें और भी तेज होने लगी। ये छोरा पागल हो गया है, दिन रात खेत में जान दे रहा है। खेत से कर्जा उतरता तो अब तक कोई किसान कंगाल ना होता। लेकिन उसकी मेहनत तो देखो, इतनी लगन तो किसी ने नहीं दिखाई। हो सकता है भगवान इसी का साथ दे। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग ताने मारते, कुछ धीरे धीरे गोपाल के पक्ष में खड़े होने लगे। थोड़े दिन बाद एक शाम चौपाल पर फिर पंचायत लगी। भैरव सिंह ऊंची आवाज में सरपंच से बोलने लगा, अब तो आखिरी फैसला कर ही दो, वरना मैं उस हरिराम के छोरे को न खेत पर हल चलाने दूंगा और ना ही फसल काटने। कर्जा लौटाओ वरना खेत मेरा। भैरव सिंह काका, खेत पर हल चलेगा तो सिर्फ हमारा। तुम चाहे कितनी बार पंचायत लगा दो, मैं डट कर खड़ा रहूंगा। और हाँ, खेत में अब फसल लहरा रही है, हम आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे। छोरे, जिद ही तुझे बर्बाद करेगी। और हाँ, 1 महीने की मोहलत पूरी होने वाली है, उससे पहले मेरा रुपया लौटा देना, समझे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से चला गया। सभी गांव वाले भी चुपचाप घर लौट गए। उस रात हरिराम बहुत देर तक खामोश रहा। खाट पर बैठकर सोचता रहा। अंत में बोला, गौरी, मुझे डर है कहीं बेटा खुद को मिट्टी में ना मिला दे। उसकी जिद उसे खा जाएगी। यही तो उसकी ताकत है। तुम देखना, एक दिन यही जिद हमें सम्मान दिलाएगी। हरिराम ने लंबी सांस ली। अंदर से वो भी बेटे पर गर्व करने लगा। गोपाल रात को आंगन में खटिए पर लेटा था। उसने लेटे तारों की ओर देखा और धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, हे भगवान, मुझे तोड़ मत देना। माँ बाप की इज्जत का सवाल है, खेत बचाना ही मेरी जिंदगी है। उसकी आंखें भारी हो गईं, मगर दिल का बोझ नींद से भी बड़ा था। दूसरे दिन सुबह खेत के मेड़ पर खड़ा गोपाल दूर तक फैली हरियाली देख रहा था। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष दिख रहा था। हे धरती माँ, तूने मेहनत का फल दिखा दिया। अब ये फसल ही हमारी इज्जत बचाएगी। इतने में किशन खेत पर आ पहुंचा। उसने हंसते हुए चारों ओर देखा और गोपाल से कहा, अरे वाह भाई, तेरे खेत की तो रंगत ही बदल गई। सच कहूं, इतना हरा भरा खेत गांव में किसी का नहीं है। किशन, ये मेरे खून पसीने का रंग है। मैं तो दिन रात मिट्टी में घुल गया हूँ। हाँ भाई, गांव वाले अब धीरे धीरे तेरी तारीफ करने लगे हैं। कल ही चौपाल पर लोग कह रहे थे कि अगर मेहनत रंग लाती है तो गोपाल का खेत जरूर लहलाएगा। ऐसा सुनकर गोपाल की आंखें चमक उठीं। बेटवा, तेरे खेत की खबर अब सब जगह फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि फसल अच्छी होगी। भगवान तेरा साथ दे रहा है। अम्मा, ये सब तेरी दुआओं का असर है। मैं वादा करता हूँ, खेत किसी को नहीं दूंगा। हरिराम भी अंदर से निकल आए। लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। बेटा, आज तेरे बाप का सिर ऊंचा हो गया। तेरी मेहनत देखकर लगता है शायद वाकई कर्जा उतर सकता है। बापू, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। अब दिन बीते गए। खेत सचमुच सोना उगलने लगा। गेहूं की बालियां भारी होकर झुक गईं। गांव वाले जो पहले ताने कसते थे, अब चुपचाप गोपाल के खेत के पास से गुजरते। कुछ लोग तो दबी आवाज में तारीफ भी करने लगे। एक दिन चौपाल पर ही 2 बुजुर्ग बात कर रहे थे। गोपाल की मेहनत का असर देख रहे हो? लगता है भगवान ने उसकी सुन ली। हाँ, अब तो लोग भी कह रहे हैं कि छोरा कुछ कर दिखाएगा। अब भैरव सिंह भी परेशान होगा, क्योंकि उसकी नजर हरिराम के कर्ज से ज्यादा उसकी जमीन पर जो थी। अब भैरव सिंह ये देखकर भीतर ही भीतर खौल रहा था। एक शाम वो सरपंच के पास पहुंचा और सरपंच से कहा,
सरपंच जी, हरिराम का खेत तो अब हरा भरा हो गया है, मगर मेरा रुपया अभी भी अटका है। ब्याज जोड़ो तो कर्जा और बढ़ गया है। पंचायत में ऐलान कर दो कि जब तक रुपया ना चुकता हो, खेत पर उसका कोई हक नहीं। भैरव सिंह, तेरी बात सही है कि रुपया बकाया है, मगर उसका छोरा दिन रात मेहनत कर रहा है। अब गांव वाले भी उसके साथ खड़े होने लगे हैं। तू कुछ नरमी दिखा भाई। नरमी सरपंच जी, मैं तो ब्याजखोर हूं। अगर नरमी दिखाऊंगा तो लोग मुझे ही खा जाएंगे। तुम सिर्फ पंचायत बुलाओ और फैसला कराओ, बस। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव जमा हुआ। गोपाल और हरिराम भी वहां पहुंचे। सरपंच जी, खेत चाहे हरा हो गया हो, मगर रुपया अभी तक नहीं लौटा। ब्याज जोड़ो तो 2 गुना कर्जा है। खेत अब मेरा होना चाहिए। आप जमीन के कागजात मंगवाओ और मुझे फैसला करके दो। काका का रुपया बड़ा होगा, मगर उससे भी बड़ा पसीना मैंने बहाया है। खेत मेरी जान है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। और वैसे भी महीनों की मोहलत में अभी 7 दिन बाकी हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग गोपाल की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ भैरव सिंह की बातों से डर रहे थे। भैरव सिंह, जब तक फसल ना बिके तब तक कैसे रुपया चुकाया जाएगा? अब थोड़ा इंतजार करना ही होगा। भैरव सिंह ने आंखें तरेरी और गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर 7 दिन के अंदर पैसे ना लौट आए तो पंचायत खुद खेत मेरे हवाले करेगी। इतना कहकर भैरव सिंह गुस्से में वहां से चला गया। पंचायत खत्म हुई। गोपाल खेत की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने गेहूं की बालियों को हाथों से सहलाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे धरती माँ, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर तूने साथ दिया तो भैरव सिंह की चाल खुद मिट्टी में मिल जाएगी। उस रात गोपाल खेत से घर जल्दी आ गया और कई दिनों बाद हरिराम, गोपाल और गौरी तीनों साथ में खाना खा रहे थे। बेटवा, भैरव सिंह बहुत चालाक है। मुझे डर है कहीं वो फिर कोई जाल ना बिछा दे। अम्मा, जाल चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत की तलवार उसे काट देगी। तू बस दुआ करती रहे। गोपाल, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि तू सचमुच खेत बचा लेगा। दो दिन बाद गोपाल अपने बापू और अम्मा को खेत दिखलाने ले गया। खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी। गेहूं की बालियां पककर झूम रही थी। हवा में उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। बापू, ये सब तुम्हारी दुआ और अम्मा के आशीर्वाद का कमाल है। अब ये फसल ही हमारी ढाल बनेगी, और जब तक ये फसल खड़ी है, हमारे हौसले भी खड़े रहेंगे। अम्मा, बापू, देखो मेहनत रंग लाई है। ये खेत अब हमारी इज्जत वापस करेगा। बिटवा, तेरी मेहनत देखकर अब सीने की आस बंधी है। मैं बाप होकर भी तुझे कुछ ज्यादा ना दे सका, मगर तूने तो बाप का मान रख लिया। बापू, ये खेत तुम्हारी जान है तो मेरी भी जान है। इसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन से फसल कटनी शुरू हुई। गांव के कई नौजवान गोपाल की मदद करने आ गए। जो पहले ताने कसते थे, वही अब खामोशी से डराते चलाते हुए उसके साथ खड़े थे। कटाई के बीच किशन ने गोपाल से हंसते हुए कहा, भाई, अब तो तेरे खेत की फसल देख के गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। अब वो साहूकार चाहे जितना मुंह फुलाए, अब उसकी नहीं चलेगी। किशन, अभी असली इम्तिहान बाकी है। मंडी में अच्छे दाम मिलना जरूरी है, तभी तो कर्जा उतरेगा। अब गेहूं की कटाई हो चुकी थी। 3 दिन बाद गोपाल गेहूं की सभी बोरियां बैलगाड़ी में भरकर मंडी की ओर रवाना हुआ। मंडी में भीड़ लगी हुई थी। व्यापारी गोपाल के गेहूं तौल रहा था। गोपाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, ऐसा गेहूं तो पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। इसका दाम अच्छा मिलेगा। ऐसा सुनकर गोपाल की आंखों में चमक आ गई।
कई घंटों की भागदौड़ के बाद जब आखिरी बोरी भी बिक गई, तो व्यापारी ने गिनकर रुपयों की गठरी गोपाल को थमा दी। गोपाल कांपते हाथों से रुपया पकड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब बापू का सिर ऊंचा होगा, अब कोई हमें ताने नहीं मारेगा। उस दिन शाम को पूरा गांव पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हुआ। गोपाल, हरिराम और गौरी भी पहुंचे। भैरव सिंह पहले से ही वहां खड़ा था। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, आज फैसला हो जाना चाहिए। कल आखिरी दिन है मोहलत का। अब ये मेरा रुपया लौट आएंगे या मैं इसका खेत ही छीन लूं। ये सुनकर गोपाल आगे बढ़ा। उसके हाथ में रुपयों की गठरी थी। भैरव सिंह काका, ये रहा पूरा रुपया। एक एक पैसा चुकता। अब बोलो, ये खेत किसका? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें साहूकार की ओर टिक गईं। भैरव सिंह का चेहरा उतर गया। उसने अनमने ढंग से गठरी पकड़ ली और धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है, कर्ज उतर गया। भीड़ में से गांव वालों ने गोपाल को बधाई देते हुए कहा, वाह गोपाल, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तूने खेत बचाकर दिखा ही दिया। गांव वालों, मैंने जो किया अपनी मिट्टी और बापू की इज्जत बचाने के लिए किया। मेहनत और हौसले से ही इंसान जीतता है। इस कहानी की एक नई सीख, मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को हॉलिडे टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।